Hello students, welcome to Edu India classes. We are starting online classes for CA Foundation November 2020 and May 2021 batch. I am Hari Singh. I will be taking paper 1 that is for accounting and paper 4 that is for economics. I would like to give you the brief about the curriculum that we have decided or that we are going to follow. In CA Foundation, we have 4 subjects. That is principle and practice of accounting, business law, business correspondence and reporting. सेकेंड पेपर में 60 मार्क्स लॉ के लिए है, 40 मार्क्स इंग्लिश का पार्ट है। बिजनेस थर्ड पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक, 40 मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए, 20 मार्क्स रीजनिंग के लिए एंड 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक के लिए। Then paper 4 business economics and business and commercial knowledge, again 60 plus 40, economics 60 marks की and business and commercial knowledge जिसे हम BCK कहते हैं वो आपकी 40 marks की है। ठीक है, पहले 2 पेपर आपके बेटा सब्जेक्टिव हैं और बाद के 2 पेपर आपके OMR बेस्ड हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, OMR है। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। कई बार बच्चों को डाउट अराइज होता है कि सर हमारे पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी, हमें मैथ में दिक्कत होगी, या साइंस वाला बच्चा है तो उसे कॉमर्स अकाउंटिंग को लेकर डाउट अराइज होता है। तो बेटा इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम जो भी क्लासेस कंडक्ट करेंगे बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम ये मानते हुए स्टार्ट करेंगे कि हमारे स्टूडेंट ने वो सारी चीज़ें पहले नहीं पढ़ी। आपने अगर पढ़ी हुई है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एडिशनल है, बट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इवन जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उनके भी कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ जो आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो आपको हेल्प करेगी अगले 5 साल। इवन आपका करियर ही इसी पार्ट पे बनना है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने 11th में अकाउंटिंग बेसिक्स पढ़े हुए हैं, 12th में तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमने समझी हैं, कुछ चीजें हमने समझी नहीं है, बट हमने उसको करना स्टार्ट कर दिया है। बट जब हम किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे होंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे नहीं है, तो एग्जाम्स को क्वालिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इवन अगर आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो जब आप अपने करियर में होंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से आज से आपको ये डिसाइड करना है कि हमें, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तो क्वालिफाई होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैं आज आपके साथ में अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बेसिक्स डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के बारे में और देन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ। हम सारे पेपर की 4 to 5 क्लासेस डेमो के रूप में अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डेमो देख सकते हो। उसके बाद की क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करेंगे और फिर आगे की क्लासेस का क्या प्रोसीजर रहेगा वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है और ये बेस है। भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं और उसके लिए इसमें तो हमारी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से हमें इस चैप्टर को डिस्कस करना है। ठीक है, किस तरीके से चैप्टर को हम प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा इनिशियली मेरा फोकस रहेगा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे। एक बार टॉपिक न्यूमेरिकली ओवर हो जाएगा तो फिर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आएंगे। ये जो अकाउंटिंग का शुरुआत में हम बेसिक डिस्कस करेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से बेसिक डिस्कस करेंगे। बेसिक को डिस्कस करने के बाद फिर हमारे जो न्यूमेरिकल टॉपिक्स होंगे उन पे आ जाएंगे। न्यूमेरिकल टॉपिक्स हम कवर अप करने के बाद लास्ट में फिर से हम ये बेसिक का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस रहेगा जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग की बात। देखिए, अगर हमें अकाउंटिंग समझनी है तो अकाउंटिंग को बेटर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें बिजनेस को समझना होगा। अगर हमें बिजनेस समझ में आ जाएगा तो फिर हम अकाउंटिंग समझ पाएंगे। तो बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस से क्या समझते हैं आप?
सर जहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही हो, गुड्स बेचे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। यस, हम यहाँ पर बिजनेस को समझेंगे जहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि हमें अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से समझना है। जहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे बेटा, ये ट्रांजेक्शन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉन फाइनेंशियल नेचर, एंड सेकेंड फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल नेचर का क्या मतलब होगा? जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उन ट्रांजैक्शन का बिजनेस में इम्पैक्ट तो है, लेकिन उन्हें मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने क्या कहते हैं? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और इनकी हम अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंटिंग नहीं करते। कभी भी अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिन्हें हम मनी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल इन्हीं ट्रांजैक्शन किया जाता है। ठीक है। अब अकाउंटिंग होती क्या है, एक बात समझते हैं। तो अकाउंटिंग के बारे में कहते हैं, डेफिनेशन कहती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग of transaction, classification of transaction, summarizing of the transaction, analysis, interpretation and communication result thereof। देखिए बिजनेस में होता क्या है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और इन ट्रांजैक्शन का हमें फ्यूचर में रेफरेंस लेना होता है। क्योंकि इनका फ्यूचर में रेफरेंस लेना, इनको याद रखना हमारे लिए जरूरी होता है। इस वजह से ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्डेड होनी चाहिए, और रिकॉर्ड होने के बाद, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो होंगे, नंबर्स होंगे, इनके यूज होंगे, तो इनको एक सिस्टमैटिक वे में हमें रखना होगा। सिस्टमैटिक एक सिस्टम को फॉलो करना होगा, जिससे कि हम जब चाहें इनसे कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकें। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप किसी कंपनी के, छोटे से बिजनेस के आप अकाउंटेंट हो, और मैं आपका मैनेजर हूँ, मैं ओनर हूँ। आप अकाउंटेंट, आप सेल को रिकॉर्ड कर देते हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप सेल को रिकॉर्ड कर रहे हो, परचेज को रिकॉर्ड कर रहे हो। डेली बेसिस पे बहुत सारी सेल हो रही है, परचेजेस हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हो। एंड ऑफ द मंथ पे मैं आपको बुलाता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मुझे बताइए सेल कितनी हुई, टोटल सेल बताइए। तो क्या करेंगे आप बेटा? वो जो आपने पूरे महीने में हजारों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए होंगे, उन एक एक ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, पता करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन को निकालेंगे, टोटल करके बता देंगे। आपने 1-2 घंटे का समय दिया, मान लीजिए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं थे, आपने 2 घंटे का समय दिया, जितने सारे ट्रांजैक्शन थे उसमें सेल के ट्रांजैक्शन आपने छाटे और मुझे टोटल बता दिया। फिर मैंने कहा एक काम करो, ये बताइए इस मंथ परचेज कितनी हुई। अगेन ये प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर वो कई बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो उनके लिए आपको सेम काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया। क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया कि एक जैसे ट्रांजैक्शन को हम अलग से क्लासिफाई करेंगे। जैसे जैसे सेल के ट्रांजैक्शन अलग, परचेज के ट्रांजैक्शन अलग, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन अलग, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ट्रांजैक्शन अलग, जिससे कल के दिन हमारी जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना, वो फास्ट हो जाए, इंफॉर्मेशन हमारी बेटर तरीके से यूजेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन होने के बाद हमने एक जगह सेल के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह कैटेगराइज करके, जिन्हें हम लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर। देखिए रिकॉर्डिंग जो होता है, रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को हम जर्नल कहते हैं। जर्नल एंट्री हम सीखेंगे, आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो हम सीखेंगे। जर्नल एंट्री कहते हैं। क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम लेजर कहते हैं। लेजर। अब लेजर बन गए, सेल के एक जगह ट्रांजैक्शन, फिर परचेज के एक जगह ट्रांजैक्शन, एडवर्टीजमेंट के एक जगह ट्रांजैक्शन, सेल से रिलेटेड सैलरी से रिलेटेड एक जगह ट्रांजैक्शन। आपने सबको कैटेगराइज कर लिया। अब आप मेरे पास आते हो, मैं पूछता हूँ सेल बताइए, तो आप जो एक जगह आपके ट्रांजैक्शन कैटेगराइज किए उनका आप टोटल करोगे और मुझे सेल बता दोगे। फिर मैं कहता हूँ परचेज बताइए, अगेन सेम प्रोसेस करोगे। फिर मैं कहता हूँ जरा इस मंथ की सैलरी का बताइए, अगेन सेम प्रोसेस करोगे। तो एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं और आगे सोचते हैं। हमने क्या किया कि हमने सारे जो ट्रांजैक्शन कैटेगराइज किए थे उनका एक स्टेटमेंट बना लिया।
सेल इतनी, परचेज इतनी, कमीशन, सैलरी इतनी, एक्सपेंसेस इतने, एडवर्टीजमेंट, जो भी है, जितने भी ट्रांजैक्शन है, एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज किया, कैटेगराइज करने के बाद उनका टोटल समरी बना दी, जिसे हम समराइजिंग कह रहे हैं, और समरी का रूप हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस के रूप में, टीबी के रूप में, ट्रायल बैलेंस के रूप में, समरी का। ठीक है, फिर एनालिसिस, जब ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनल स्टेटमेंट। तो जो फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, जिसमें जिस फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस। ये बेसिकली एक प्रकार की एनालिसिस है। ठीक है, और भी इसमें कई तरीके की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, ये सारे हमने स्टेटमेंट बना लिए, ये एक प्रकार की इंफॉर्मेशन हो गई हमारे लिए। क्या हो गई? जो हमारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन के रूप में रॉ डेटा था, उस रॉ डेटा को हमने प्रोसेस किया और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन का रूप दे दिया। ठीक है, फिर इससे हम इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करेंगे, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन से इंटरप्रिटेशंस होते हैं। फाउंडेशन लेवल पे तो नहीं है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होंगे, वो इंटरप्रिटेशंस करेंगे। और बाद में जो हमने फाइनल स्टेटमेंट बनाए हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, भाई ट्रेडिंग से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, पीएल से प्रॉफिट पता चलेगा, बैलेंस शीट में हमारी पोजीशन पता चलेगी कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी। ये सारा डेटा, बिजनेस की पूरी एक प्रकार से इंफॉर्मेशन, ये बाद में कम्युनिकेट कर दी जाएगी। किसको कम्युनिकेट करी जाएगी? किसको कम्युनिकेट करी जाएगी? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कुछ लोग हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर हैं, डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, जिससे हमने लोन लिया है, बैंक है, ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस की पोजीशन को जानने के लिए। तो अगर आपने ये पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो किया होगा तो आप उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, डेफिनेशन कहती है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से डेफिनेशन स्टार्ट होगी, लेकिन बेटा रिकॉर्डिंग आप तभी कर पाओगे जब आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। अगर ट्रांजैक्शन आपने सही से आइडेंटिफाई नहीं किया तो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डिंग के लिए जनरल एंट्री करते हैं और अदर जनरल एंट्री जनरल बुक में प्लस अदर सब्सिडरी बुक भी बनाते हैं, अदर सब्सिडरी बुक। बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है कहां हो रही है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स। बिजनेस की जो किताबें हैं उनमें हो रही है। किताबों में दो किताबें मेनली हैं, जर्नल बुक और अदर सब्सिडरी बुक। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट, पूरा चैप्टर है छोटा सा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ट्रांजैक्शन को, तब तक आप उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप है कि हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप 1 में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन कि ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, किसी भी बिजनेस में, वो कोई भी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, हॉस्पिटैलिटी, कोई भी बिजनेस हो, XYZ कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में केवल 3 तरह के ट्रांजैक्शन होंगे, 3 से कोई चौथा ट्रांजैक्शन नहीं। मतलब सर अगर हमें 3 तरीके के ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग आ गई तो हमारी पूरी अकाउंटिंग खत्म हो गई। यस, कॉन्सेप्चुअली तो बात बेटा यही है, और मैं प्रूव भी कर दूंगा कि जिनको ये 3 ट्रांजैक्शन समझ में आ गए, आप समझ लीजिएगा कि आपकी अकाउंटिंग, ठीक है। वो तो आप रटते हो, इस वजह से आपको अकाउंटिंग बहुत बड़ी लगती है। अगर अकाउंटिंग को कॉन्सेप्चुअली, मैथमेटिकली समझा जाए तो अकाउंटिंग बहुत इजी है, और पूरी अकाउंटिंग इन्हीं 3 ट्रांजैक्शन पे बेस्ड है। मैं इस बात को प्रूव करूंगा, कोई भी अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ूंगा वो भी सारे चैप्टर इन्हीं 3 ट्रांजैक्शन पे बेस्ड होंगे। भाई आपको करना, प्रोसेस तो वही फॉलो करना है ना, वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, जो सारा प्रोसेस तो जब प्रोसेस आपको रिकॉर्डिंग का ही फॉलो करना है, और रिकॉर्डिंग का बेस है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन होते हैं 3 तरीके के। अगर 3 तरीके के ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिएगा कि आपकी अकाउंटिंग हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शंस विद एनी पर्सन।
किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस फॉर एसेट, किसी एसेट के लिए ट्रांजैक्शन, एंड ट्रांजैक्शंस फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम या एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा एक बात और समझिएगा, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट दो अकाउंट पे होगा। अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2, ऐसा कम से कम दो अकाउंट में, मैं दो नहीं कहूं, मैं क्या कहूं, कम से कम दो अकाउंट में। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका इंपैक्ट दो अकाउंट में होगा। जैसे समझिएगा, आपने सेल करी, गुड्स बेचे, तो दो अकाउंट पे कैसे इंपैक्ट होगा, एक तो आपकी सेल हुई है, गुड्स चले गए, गुड्स का चला जाना, सेल हुई है, और दूसरा आपके पास या तो अगर नगद बेची होगी तो कैश आया होगा, और उधार बेची होगी तो डेबिट पर। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आप गुड्स परचेज करें, आपने मान लीजिए ऐसा फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर खरीदे तो दो अकाउंट पे इंपैक्ट आएगा। एक तो फर्नीचर बढ़ जाएंगे, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा जो इंपैक्ट आएगा वो किस पे आएगा कि आपने अगर पैसा दिया होगा तो कैश आपका कम हो गया, कैश पे इंपैक्ट आया, और नहीं दिया होगा तो आपकी लायबिलिटी बन गई होगी कि उतना पैसा आपको देना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप सोचोगे, उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट दो अकाउंट पे आएगा। अब वो दो अकाउंट इन तीन में से कोई एक हो सकते हैं। हो सकता है वो दो अकाउंट में एक पर्सन के साथ हो, दूसरा एसेट के लिए हो, एक इनकम के लिए हो तो दूसरा पर्सन के साथ हो। मतलब वो दो अकाउंट में से जो एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट दो अकाउंट पे, और दो अकाउंट में से जो अकाउंट होंगे वो तीन में से कोई भी एक कैटेगरी का हो सकता है। अब सबसे पहले तो मुद्दा यही आता है कि सर अकाउंट किसे कहते हैं। किसी भी पर्सन का किसी एसेट के लिए या किसी इनकम एंड एक्सपेंसेस का सेपरेट रिकॉर्डिंग को, एक अलग से रिकॉर्डिंग करने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, अकाउंट कहते हैं। उनके सेपरेट, जहां पर उनके इकट्ठे एक जगह पर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। जैसे आप सिंपल वर्ड में समझे, बैंक है, आप बैंक के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस करते हो, तो पैसे निकालते हो, जमा करते हो, कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो बैंक क्या कहती है कि आपके अकाउंट के साथ आपके सारे ट्रांजैक्शन को वो एक जगह पे रिकॉर्ड करती है, जिसको उसने एक सेपरेट नाम दिया होता है। नाम ना देके नंबर दे देते हैं। क्या देते थे, नंबर। देखिए बैंक एक सेपरेट नंबर आपको दे देती है, बिजनेस नंबर नहीं देता, नाम से रिकॉर्ड करता है, आपके नाम से, ठीक है। जैसे आपने अगर किसी दुकान में आपका उधार खाता चलता है, तो उधार खाते में वो आपका नाम नोट कर लेते हैं, और आपके द्वारा जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो उसी नाम में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास फर्नीचर आप खरीदते हो, तो फर्नीचर के जितने भी फर्नीचर होंगे सबके लिए आप एक अकाउंट को मेंटेन रखोगे, जिसे हम कहेंगे फर्नीचर। आप कल के दिन आप फर्नीचर खरीदोगे, बेचोगे, तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो उसी अकाउंट से, ठीक है। तो एक सेपरेट आइडेंटिटी है किसी पर्सन के लिए, किसी इनकम एक्सपेंसेस के लिए, एसेट के लिए, और उस पर्सन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो उसी नाम से रिकॉर्ड होंगे, और उसे हम क्या कह दे रहे हैं, अकाउंट कह दे रहे हैं। अब अकाउंट को हम ट्रांजैक्शन के बेसिस पे तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन विद एनी पर्सन, अगर ट्रांजैक्शन किसी पर्सन के साथ हो रहा है तो हमारा जो अकाउंट होगा वो होगा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। सर ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं बेटा, जब तक आप अकाउंट का क्लासिफिकेशन नहीं करोगे ना तब तक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए जो फॉर्मूला है ना, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है अकाउंट पे, नेचर ऑफ अकाउंट पे। अकाउंट का नेचर अगर ये है तो रिकॉर्डिंग का ये रूल होगा, अकाउंट का नेचर अगर ये है तो रिकॉर्डिंग का ये रूल होगा। तो रिकॉर्डिंग के लिए कई बार आपने अगर अपने 11th में पढ़ा होगा तो सीधे जनरल एंट्री शुरू करेंगे, बट जनरल एंट्री आप तभी कर पाओगे जब आपको ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाए, और ट्रांजैक्शन में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट किन किन अकाउंट पे है और उन अकाउंट का नेचर क्या है। तो एक नेचर क्या हो सकता है, पर्सनल ट्रांजैक्शन फॉर एसेट्स, एसेट्स के लिए है तो इसे हम कहते हैं रियल अकाउंट, इसे हम कहते हैं रियल अकाउंट, और इनकम और एक्सपेंसेस के लिए है तो इसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए ये था हमारा प्रोसेस, आप ये समझें, सिंपल वर्ड में मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, जिसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस कह रहे हैं, यही आपका सिलेबस है। एक एक करके अकाउंटिंग में बेसिक आपको ये सीखना है, कुछ और चीजें भी हैं, बट जो बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है वो इतना ही है।
ये सारी चीजें अगर एक एक करके आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आपको बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, तो मेन ये मैंने आउटलाइन आपको दे दी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करना है किसके रूप में, अकाउंट्स के रूप में, और उन अकाउंट्स का नेचर आइडेंटिफाई करना है। अगर वो नेचर आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो फिर हम उनकी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आती है। अब रिकॉर्डिंग के लिए नेचर का कैटेगराइजेशन होना जरूरी है, और मैंने कहा था कि अकाउंट के क्लासिफिकेशन होने किस बेसिस पे होने हैं, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। ट्रांजैक्शन 3 तरह के हैं, ट्रांजैक्शन विद एनी पर्सन, ट्रांजैक्शन फॉर एसेट्स, ट्रांजैक्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन है तो पर्सनल अकाउंट, देन रियल, देन नॉमिनल। कई बार कंफ्यूजन आती है फर्स्ट केस में, जब पर्सन के साथ एसेट खरीद रहे हो आपको कंफ्यूजन नहीं, मशीन खरीदी एसेट अकाउंट है, रेंट पे किया खर्चा, पर्सन के साथ आपको कई बार दिक्कत आती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये बेटा छोटी सी एक दुकान है, शॉप है, राम शॉप, चलो इसको नाम नहीं देते, बिजनेस, ये इसका बिजनेस, छोटी सी दुकान। ठीक है, ये एक बच्चा है राम, ये राम यहां आता है, 10 रुपए देता है और बदले में इसको पेन दे दिया जाता है, पेन खरीदने आता है। मुझे बताइए क्या बिजनेस ने, अब ये क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये ट्रांजैक्शन है, हाँ ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्या ये ट्रांजैक्शन है, ये किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का है, ये जो पेन है इसको हमने आइडेंटिफाई किया 10 रुपए का। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट कौन कौन है। अच्छा दूसरी चीज, क्या ये ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट का है, पर्सन के साथ है, वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज विद पर्सन। कितने लोग कह रहे हैं यस, कितने लोग कह रहे हैं यस, और कितने लोग कह रहे हैं नो। बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन किसी पर्सन के साथ है या पर्सन के साथ नहीं है। बहुत सारे लोग यस भी कह रहे होंगे, हाँ ट्रांजैक्शन राम के साथ है। कुछ लोग होशियार बच्चे कुछ नो भी कह रहे होंगे कि ये ट्रांजैक्शन राम के साथ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है नो, ये ट्रांजैक्शन पर्सन के साथ नहीं है बेटा। बहुत सिंपल वर्ड में देखिए, बिजनेस ने, राम से मतलब नहीं है बिजनेस को, बिजनेस ने पेन दिया और 10 रुपए, ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैसा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। अगर इस ट्रांजैक्शन के हम इंपैक्ट देखें 2 अकाउंट पे, तो एक आया है किस पे, पेन गया स्टॉक बेसिकली, और समझना मेरी बात को, स्टॉक सोल्ड हुआ। जब स्टॉक बेचा जाता है इस ट्रांजैक्शन को हम सेल्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। किसके रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, सेल्स के रूप में। और दूसरा पार्ट है कैश। तो एक इंपैक्ट हो गया सेल्स अकाउंट पे, दूसरा इंपैक्ट हो गया कैश अकाउंट पे। अब मुझे बताओ, ये 3 तरीके के अकाउंट हुए, ट्रांजैक्शन विद पर्सन, ट्रांजैक्शन फॉर एसेट, ट्रांजैक्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस। किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। देखिए कैश ये कौन सा है, एसेट की कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। किसकी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, पर्सन नहीं है कैश, और इनकम एक्सपेंस भी नहीं। कैश हमारे पास क्या है, एसेट। ये जो स्टॉक है, स्टॉक का बेचा जाना सेल कह रहा है, तो ये जो स्टॉक है ये आपका रियल अकाउंट है। क्या हो गया, रियल अकाउंट, ये भी आपका रियल अकाउंट है। एसेट था मतलब रियल अकाउंट था। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आई। चलिए एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेम। ये बिजनेस था, ये राम है,
उस बिजनेस ने राम को गुड्स दिए से पेन, वही 10 रुपए, और राम ने अभी पैसे, अभी पैसे अभी पैसे राम ने 10 रुपए अभी, समझना, राम 10 रुपए देगा ही नहीं, देगा बट अभी नहीं दे, राम कह रहा है उधार है, बाद में देंगे, पापा से ले लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, अब क्या तुम अगर बिजनेस वाले हो तो तुम राम से पूछोगे, राम का नाम नोट करोगे, उसका एड्रेस नोट करोगे और बहुत सारी डिटेल नोट करोगे। पिछले केस में तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि राम खरीदने आया है, कोई खरीदने आया, तुमने किसके बेसिस पे 10 रुपए की गांधी जी को देख के सेल करी हुई थी, पेन लिया था, बट अब तुम राम को देख के पेन लोगे। अगर आप ये ट्रांजेक्शन करोगे और मानोगे कि हाँ ठीक है हम राम से बाद में पैसा ले लेंगे, ठीक है, तो आप राम के बारे में पूरी डिटेल नोट करोगे। ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो ट्रांजेक्शन है इज विद राम, राम के साथ ये ट्रांजेक्शन। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है किसके साथ है? राम के साथ। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। बेसिकली हमें सीखना है सेकेंड पार्ट, रिकॉर्डिंग। देखो अगर आपको कुछ चीज़ नोट करनी हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। देखो पहला तो ये पार्ट था, मैं 2 मिनट के लिए कर दे रहा हूँ, आपको ये नोट करना हो तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर ये बिजनेस की बात मैंने करी, इसको आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। बिजनेस की ये वाली बात नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन की कैटेगरी की मैंने बात करी, अगेन वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल ये बात को समझने के लिए कि कब ट्रांजैक्शन पर्सन के साथ होगा और कब ट्रांजैक्शन पर्सन के साथ नहीं होगा। चलिए, ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने सीख लिया था कि आइडेंटिफिकेशन करेंगे तभी रिकॉर्डिंग पॉसिबल होगी। अब हमें बात करनी है किस बात की? अब हमें बात करनी है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि सबसे पहला मेन स्टेप है कि ट्रांजैक्शन को सही तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग करने के कुछ रूल हैं, उन रूल को फॉलो करके हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा जर्नल एंट्रीज करके आपने, लेकिन वो चैप्टर जर्नल एंट्री नहीं है, चैप्टर का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जर्नल में भी होती है और अदर सब्सिडरी बुक में भी रिकॉर्डिंग, कैश बुक में अगर आप बना रहे हो तो वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, सेल बुक बना रहे हो, परचेज बुक बना रहे हो तो वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं वर्ड यूज करूंगा रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, बट इनिशियली रिकॉर्डिंग हम कहाँ, जर्नल में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को अगर हमें समझना है, चलो, तो उसके लिए रूल, ठीक है, कुछ नोट्स हैं, आप व्हाट्सअप करेंगे मुझे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, काफ़ी अच्छे, काफ़ी मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और आपकी मदद भी करेंगे। आपको बिल्कुल थ्योरी का जो पार्ट है, जो आपकी बुक्स में कई चैप्टर के रूप में दिया है, काफ़ी बल्कि हो जाता है, तो नोट्स भी से काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए अकाउंट को हमने पढ़ा हुआ था, क्लासिफिकेशन, वही सारी बातें हम अकाउंट को पढ़ा था करें कि अकाउंट द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के, किसी फर्म के, किसी थिंग, आइटम, इनकम या एक्सपेंसेस के जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड हैं, उन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। करेक्ट, क्लासिफिकेशन अकाउंट। अकाउंट को मैंने आपको बताया, अकाउंट का क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन को समझना जरूरी है। जब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पर्सन और इंडिविजुअल, किसी पर्सन के साथ अगर आपकी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, एसेट्स और पोजीशन, बेसिकली किसी एसेट के लिए अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, और तीसरा इनकम या एक्सपेंसेस। कोई भी बिजनेस होगा, बिजनेस में 3 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकते, और इन ट्रांजैक्शन की कैटेगरी के बेसिस पे हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने देखा पर्सनल रूप में, रियल के रूप में और नॉमिनल। ठीक है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। इस क्लासिफिकेशन को हम लोग एक चार्ट के रूप में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, करें अकाउंट की 2 कैटेगरी ब्रॉड बनाई इन्होंने। पहली कैटेगरी को क्या नाम दिया है? पर्सनल अकाउंट।
पहली कैटेगरी को पर्सनल अकाउंट और दूसरी कैटेगरी को इन्होंने नाम दिया है इम्पर्सनल अकाउंट। पहली कैटेगरी पर्सनल अकाउंट, दूसरी कैटेगरी इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में। कह रहे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। देखिए नेचुरल पर्सन का क्या मतलब होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, जिनकी बर्थ हुई है, उन्हें हम नेचुरल पर्सन कहते हैं। मतलब अगर बिजनेस मेरे जैसे किसी व्यक्ति के साथ, आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को, उस ट्रांजैक्शन जो आपके साथ हुआ, उस व्यक्ति को वो क्या कहेगा, पर्सनल अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन। पर्सनल, जैसे राम के साथ ट्रांजैक्शन, मोहन के साथ, राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सीता का अकाउंट, मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, जितने भी ये पर्सनल नेचर के, बट कौन से पर्सनल में भी कौन सी कैटेगरी, नेचुरल पर्सन, हमारी बर्थ हुई है। तो जिन लोगों की, जिन अकाउंट्स की बर्थ के माध्यम से जो पर्सन है, उन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल पर्सन का नाम देंगे। मोहन, साक्षी, हरी, इस तरीके से कुछ इनके साथ आप अकाउंट भी बता सकते हो। आर्टिफिशियल पर्सन ऑफ अकाउंट, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिन्हें हमने बनाया है, ठीक है। तो जैसे बैंक का अकाउंट है, क्लब का अकाउंट है, किसी फर्म का अकाउंट है, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट है, तो ये सारे जो अकाउंट होंगे, ये सारे अकाउंट आपके क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। कई बार जैसे बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया होता है, तो हमें लगता है हमारा एसेट है। बेटा बस ध्यान रखना, बैंक अकाउंट रियल नेचर नहीं है। बैंक अकाउंट का नेचर कैसा है, पर्सनल नेचर है, और पर्सनल में भी कौन सा, आर्टिफिशियल। जैसे एडू इंडिया है, तो एडू इंडिया एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरी कैटेगरी जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इस कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे बाद, ठीक है। देन इम्पर्सनल में आप आ जाते हैं। इम्पर्सनल का मतलब जो पर्सनल नहीं है, उसमें सबसे पहले रियल है, देन नॉमिनल है। रियल की 2 कैटेगरी, रियल में मैंने कहा था एसेट्स आते हैं, रियल की 2 कैटेगरी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब मुद्दा आता है सर, टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं। पहली बात तो समझिए, एसेट किसे कहते हैं। यहाँ पे पहली बात समझते हैं, एसेट किसे कहते हैं। एसेट्स, देखिए समझिए बात को, कि आपने कोई पेमेंट किया, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, कोई पेमेंट किया, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। देखिए एसेट ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल अकाउंटिंग में उस टर्म को यूज किया गया है। पेमेंट किया है फॉर एक्सपेंसेस के लिए, और इस पेमेंट का बेनिफिट अगर विद इन, पेमेंट का बेनिफिट अगर आपको विद इन अकाउंटिंग ईयर मिल रहा है, अकाउंटिंग ईयर मिल जाता है, तो इसका नेचर एक्सपेंस हो जाता है। हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है आपका रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, एक्सपेंडिचर, एक चैप्टर आता है, वहां पर पढ़ेंगे। तो बेनिफिट का, इस खर्चे का बेनिफिट, इस पेमेंट का बेनिफिट अगर आपको विद इन द ईयर मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। और अगर इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में, 1 अकाउंटिंग ईयर में, तो ये एसेट। ऑब्वियस सी बात है, फर्नीचर खरीदते हो तो 1 साल यूज करोगे, एक से ज्यादा, बिल्डिंग 1 से ज्यादा। तो कोई भी, और तो मैं सिंपल वर्ड में कह सकता हूं कि जिन्हें हम बिजनेस में यूज करते हैं फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा अगर हम यूज करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं, ठीक है। एसेट हमारे 2 तरीके के होंगे, एसेट हमारे होंगे टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखिए एसेट को हम बिजनेस में यूज करके बेनिफिट लेते हैं, इनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल रहा होता है, ऐसा नहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है। तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है, वो एसेट जिनके फिजिकल शेप एंड साइज होता है। जैसे बिल्डिंग है, आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो फिजिकल शेप एंड साइज है, तो वो टेंजिबल होंगे। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, हमने पेमेंट किया है, खर्चा हमने किया है, बेनिफिट भी हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, लेकिन उनका फिजिकल शेप एंड साइज नहीं होता। जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ऐसे करके ये जो आइटम होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, इंटेंजिबल कहलाते हैं। और बाद में है नॉमिनल। नॉमिनल में आपके 2 चीजें आती हैं,
इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब इनकम भी नॉमिनल में आती है और एक्सपेंसेस भी नॉमिनल में आते हैं। तो रेंट अगर मिला है तो वो इनकम है, नॉमिनल है। रेंट अगर हमने पे किया है तो वो एक्सपेंस है, नॉमिनल है। ठीक है, तो नॉमिनल की कैटेगरी में क्या आ जाते हैं, इनकम और एक्सपेंस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इनकम और एक्सपेंसेस प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पे नहीं किए, जैसे सैलरी है, केवल सैलरी कहा जाए तो नॉमिनल है, खर्चा है। बट अगर सैलरी अभी मैंने पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ राम, तो फिर इसका नेचर नॉमिनल ना रह के पर्सनल हो जाता है, क्योंकि अब वो जो खर्चा है ना वो किसी से जुड़ गया, किसी को आइडेंटिफाई करना है। राम को आइडेंटिटी, किसकी सैलरी, राम की सैलरी, आइडेंटिफाई करना है, किसी से जुड़ गया, तो उसका नेचर हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तभी यहां पर नाम क्या दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए मैंने क्या लिखा, रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। प्रीपेड, एडवांस, किसी भी नॉमिनल के साथ, यहां पर मैं लिख सकता था प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग प्लस नॉमिनल। नॉमिनल के साथ आप प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर जुड़े होंगे तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, समझ में आ रही बात। सर अब इससे क्या होगा बेटा, ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके हमने अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया। अब हम मेन काम पे आते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग करने की बेटा दो अप्रोचेज हैं। रिकॉर्डिंग के लिए जो रूल बने हुए हैं उनकी दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच आपकी कहलाती है, देखिए यहाँ पर दी गई है, एक अप्रोच आपकी कहलाती है अमेरिकन अप्रोच और दूसरी अप्रोच आपकी कहलाती है इंग्लिश अप्रोच। ठीक है, ब्रिटिश अप्रोच भी जैसे कहते हैं। अमेरिकन अप्रोच ये आपकी मॉडर्न अप्रोच है। कैसी अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच। और इंग्लिश आपकी पुरानी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। हमने जब अकाउंटिंग सीखी होगी 11th में तो ट्रेडिशनल अप्रोच से ही हमने स्टार्टिंग करी होगी। तो ये अमेरिकन अप्रोच हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम भी पहले जो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे वो किससे बढ़ाएंगे, इंग्लिश अप्रोच से बढ़ाएंगे। आइए जरा देखते हैं, ये आ गई है आपके सामने स्क्रीन पे इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच क्या कहती है कि जो हमने अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया है 3 कैटेगरी में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उनके लिए गोल्डन रूल है। इस इंग्लिश अप्रोच को हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। गोल्डन रूल फॉर डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। पूरी अकाउंटिंग 3 अकाउंट और 2 वर्ड और डेबिट और क्रेडिट पे बेस्ड है। अगर ये 5 बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो समझ लीजिए अकाउंट आपकी खत्म हो जाती है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी अकाउंटिंग को मैं इसी के इर्द गिर्द खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप समझिए डेबिट क्रेडिट के रूल। डेबिट क्रेडिट को किस तरीके से बाद में हमें रिकॉर्डिंग करनी है देखेंगे, बट हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इसके बेसिस पर भी। और इसके रूल को हम क्या कहते हैं, गोल्डन रूल फॉर डेबिट क्रेडिट। क्या रूल है, कहते हैं अगर नेचर पर्सनल अकाउंट है, ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है, पर्सन के साथ, तो ध्यान रखना है रूल हमें, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। सामने वाला पर्सन अगर वो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। और बिजनेस अगर उससे कुछ रिसीव कर रहा है तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर। इसी तरीके से अगर रियल अकाउंट है, कोई एसेट का ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस के साथ में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर एसेट बिजनेस में आया है तो एसेट के अकाउंट को डेबिट करेंगे, और बिजनेस से अगर एसेट गया है तो एसेट के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जनरली कई बार क्या होता है कि हम आप पूरी अकाउंटिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट में खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जब तक आप अकाउंट को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक गोल्डन रूल नहीं लगेंगे। तो अकाउंट अगर पर्सनल है तो हमें देखना है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। अगर वो सामने वाला पर्सन रिसीवर है तो डेबिट करो, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करो। उसने बिजनेस को कुछ दिया है क्रेडिट, बिजनेस ने उसको कुछ दिया डेबिट। ठीक है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हम देखेंगे रियल अकाउंट में डेबिट इज द, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट बिजनेस, फर्नीचर हमारे पास आया, डेबिट, हमने फर्नीचर बेच दिया, क्रेडिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट कह रहे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं, कोई भी खर्चा हो, एक्स वाई जेड, कोई भी लॉस है, उन्हें हम डेबिट करते हैं, और सारी इनकम्स और गेन हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं इस बात को, हम और अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करें।
ठीक है, आपको मुझे बताना होगा कि क्या कह रहा है, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है, एंड सो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जैसे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इसको, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमें लिखना है, हम लिखेंगे अकाउंट, लिखेंगे अकाउंट नेचर और डेबिट, डेबिट को दिया डॉट और क्रेडिट शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहला अकाउंट जैसे दिया गया है रेंट पेड, तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिखा, सीरियल नंबर 1 में रेंट पेड, बेटा रेंट पेड क्या है, खर्चा है, तो खर्चा कैसा, नेचर कैसा हो गया, नॉमिनल, कैसा हो गया, नॉमिनल। और नॉमिनल के लिए गोल्डन रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, कोई भी खर्चा होगा वो हमेशा क्या होगा, डेबिट। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, चलिए 2 नहीं करिएगा क्योंकि 2 है मॉडर्न अप्रोच पे बेस्ड है, 1 करिएगा, और 3 भी नहीं करिएगा, 3 4 मॉडर्न अप्रोच पे बेस्ड है। चलो इतनी बात आप करिएगा। क्या मैं आपके साथ मॉडर्न अप्रोच भी डिस्कस कर दूं, फिर बाद में हम बात करें रिकॉर्डिंग की, मतलब जनरल एंट्रीज की बात हम बात करें। देखिए मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, अमेरिकन अप्रोच कहें से हम मॉडर्न अप्रोच करें, ये कहती है कि हम ट्रांजैक्शंस को, किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करें। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूल डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ट्रांजैक्शन आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरी, 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ओनर, देखिए ओनर भी एक पर्सन था, वहां पर ओनर को और आउटसाइडर को अलग नहीं किया गया ट्रेडिशनल अप्रोच में। वो कहते हैं पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन है, चाहे ओनर हो चाहे आउटसाइडर, चाहे कोई भी बना रहे। यहाँ पर वो कहते हैं अगर ओनर के साथ ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन को हम अलग कैटेगरी में कहेंगे, हम कैपिटल के रूप में या हम ड्रॉइंग के रूप में उसे रिकॉर्ड करेंगे, डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अदर लायबिलिटी, बाकी के जितने भी पर्सन बचे हैं उनके लिए ट्रांजैक्शन जिसे लायबिलिटी कह रहे हैं। ट्रांजैक्शन फॉर एसेट, ये वही बात हो गई। ट्रांजैक्शन फॉर एक्सपेंसेस, ये भी वही बात हो गई। ट्रांजैक्शन फॉर रेवेन्यू मतलब इनकम, ये भी वही बात हो गई। तो सब कुछ वही है, इन्होंने पर्सनल की 2 कैटेगरी बना दी, एक ओनर और एक आउटसाइडर, अदर, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट इस बात को है कि ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास 5 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, हमारे पास होंगी, सबसे पहले होगी कैपिटल, then liability, then income, then expenses, यहाँ पर एक आनी चाहिए एसेट, ये 5 कैटेगरी। तो कैटेगराइजेशन हुआ, इन्होंने अपने डेबिट क्रेडिट का रूल बताया, भाई अकाउंटिंग तो होनी है, जनरल एंट्रीज तो डाली जानी है, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करिए अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करिए या आप मॉडर्न अप्रोच से करिए, दोनों ही चीजें, दोनों ही बहुत आसान है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात मैं बता दूं, अगर यहाँ पर बाद में हम पढ़ लेंगे कि जो कैपिटल और लायबिलिटी है, देन एसेट, ऐसे करें, ये 5 चीजें हैं, इनको ऐसे कैटेगराइज, इन 5 चीजों को 3 कैटेगरी बनाइए आप बनाइए कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, आसानी रहेगी आपको याद रखने में। और दूसरा बनाइए एसेट और एक्सपेंस। तो कहते हैं अगर ये 3 कैटेगरी, यहाँ पर नियम कहता है, गोल्डन रूल, डेबिट क्रेडिट का रूल कहता है, अगर ये बढ़ेंगी, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। बस एक याद रखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, घटेगी तो डेबिट हो जाएगी। और एसेट और एक्सपेंसेस में अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और अगर घटेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, बस खत्म, बहुत आसान है। हमें अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगी अगर तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, बहुत आसान है। और भी आसान, मॉडर्न अप्रोच तो थोड़ा सा एडवांस है, बट हमें देखिए फाउंडेशन लेवल पे आगे हम जितने भी काम करेंगे मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो फास्ट हो जाती है।
बट इनिशियली हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से भी काम करना है, क्योंकि शुरुआत में हमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मजबूत करना है, देन फिर फ्यूचर में इंटरमीडिएट लेवल पे फाइनल करियर में आप मॉडर्न अप्रोच को ही यूज करोगे। हर जगह जब बात आती है माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जरा उस क्वेश्चन की यही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस अकाउंट्स, फाइंड आउट which are asset liability owner capital revenue expenses account which are real nominal and personal, दोनों बताना है। तो अब जैसे कार्टेस पेड, अगर मॉडर्न से बात करो तो कार्टेस पेड क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिशनल से बात करो तो ये नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करके आना है। फिर कह रहा है ऑन व्हाट साइज द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, तो इंक्रीज की बात कर रहे हैं। अब देखो प्रोपराइटर है ना, अगर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट, फ्रेट है खर्चा, फ्रेट क्या होता है, खर्चा, भाड़ा, अगर ये बढ़ेगा, खर्चे जब बढ़ते हैं, खर्चे एसेट और बढ़ेंगे तो डेबिट। कमीशन अकाउंट फॉर द अमाउंट पेड टू एजेंट, कमीशन आप एजेंट को पे कर रहे हो, खर्चा है, अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट रिसीव, इनकम है, अगर ये बढ़ेगा, बढ़ने की बात करिए, घटने की नहीं, तो क्रेडिट। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का मतलब जिस पर्सन ने हमें सामान उधार दिया हुआ, तो अगर वो बढ़ेगा एक प्रकार से लायबिलिटी है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश अगर बढ़ेगा, एसेट है, डेबिट। मशीन एसेट है, डेबिट, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन चाहो तो नोट कर सकते हो। ये देखिए क्वेश्चन 1 2 आप पॉज करके नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। कोई डाउट हो, डाउट आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम आपके साथ शुरू करेंगे जनरल एंट्रीज। सर अभी हम क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग के लिए हम बेस बना रहे थे बेटा, रिकॉर्डिंग हमें करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है, बट जनरल एंट्रीज के लिए हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन को समझा, ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन किया, उसके बेसिस पे हमने अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद हमने देखा दो अप्रोचेज हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे अकाउंट का क्लासिफिकेशन पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे ओनर्स फंड मतलब कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। दोनों के हमने रूल देखे किस हिसाब से डेबिट क्रेडिट करनी है। अगली बात बस हमें प्रेजेंटेशन देखनी है कि जर्नल की बुक में प्रेजेंटेशन कैसे होती है। कॉन्सेप्चुअली हमें एंट्रीज आ गई है, रिकॉर्डिंग आ गई है, अब बस हमें प्रेजेंटेशन देखनी है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को समझना है, उस फॉर्मेट को सीखना है, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग की बात क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा आप घर से रिवाइज करके आइए, रिवाइज देखिए क्या करके आना है। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है या आपके मॉड्यूल अभी नहीं आए हैं तो ICAI.org सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप क्या कर लीजिए, मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। देखो कैसे करना होगा, आप चाहो तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है, तो आप मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको वहीं दिखा देता हूँ। ICAI मॉड्यूल अकाउंटिंग, ठीक है, चैप्टर 1 की बात करते हैं हम। ये है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करके है, तो आप थोड़ा पढ़ के आइए, रीडिंग करके आइए, और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये चैप्टर 1 मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है क्या नहीं, आप एक बार रीडिंग करके आइए। बाकी हम थियोरेटिकल पार्ट को भी कवर अप करेंगे, अच्छे से कवर अप करेंगे, बट पहले मेरा फोकस है आपको बेसिक अकाउंटिंग सिखाना, न्यूमेरिकल पार्ट को क्लियर करना, बाकी हम थ्योरी को करेंगे। तो आप चैप्टर 1 की केवल रीडिंग करके आइए, बेसिक रीडिंग करके आइए, बाद में हम लोग कवर अप करेंगे। होप मजा आया होगा आपको, और आगे की क्लास में हम अकाउंट जनरल एंट्रीज सीखेंगे। जनरल एंट्रीज के बेसिस पे ही हम लेजर बनाना और ट्रायल बैलेंस, ये तीनों बातें हम एक ही क्लास में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि बेसिक है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल टॉपिक्स पे आएंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल टॉपिक जिसमें आपको मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ एक चीज़ और,
अगर आपको क्लास में मज़ा आया हो तो आप इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अभी शुरुआत की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको देखिए, समझिए। आप कोई डाउट रह रहा है, कोई दिक्कत रह रही है, आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप मुझे मैसेज करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।